तन मन का। ये योग है, संयोग है, आरोग्य ही योग है। योग, जिसके अभ्यास से शरीर स्वस्थ और गतिमान रहता है, मगर मन शांत और स्थिर। ये एक अद्भुत सामंजस्य है मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा का। आरोग्य योग, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, खासतौर पे उन तमाम दर्शकों का जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मधु और दिव्या का, जिनकी मदद से मैं आपको योगासन सिखाऊंगी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, ये 8 सीढ़ियां हैं अष्टांग योग की। मगर अक्सर हम लोग यम, नियम जैसी पहली 2 इंपॉर्टेंट सीढ़ियों को भूल जाते हैं और इसीलिए तमाम तरह की शारीरिक और मानसिक बीमारियों से घिर जाते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हमने अपनी एक रिसर्च टीम के द्वारा सर्वे करवाया, सिर्फ ये जानने के लिए कि आज आम आदमी किन किन बीमारियों से जूझ रहा है। तो चलिए पहले देखते हैं एक सर्वे। My name is P.K. Patil. Formerly, I was a patient of low BP. After the age of 50-55, I was normal. Now I am turning into a high BP. My name is Charles Dias. I am working in the BARC hospital, surgical side. Now my son took that house is Panchavati. I am coming sometime is Pune. And I got BP more than 10 years past. I got high BP. That is, I am taking treatment of our BRC hospital only. मैं हाई ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ। जिस दिन मैं गोलियाँ नहीं खाता हूँ उस दिन मेरे सिर में दर्द होता है और चक्कर आता है। 10-15 साल से मुझे कष्ट था, हाथों में दर्द रहता था, नसें फूल जाती थीं, गर्दन में दर्द रहता था। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया और डॉक्टर ने मुझे एग्जामिन करके कहा कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है। तो इस प्रकार आपने देखा कि सर्वे से लगता है कि आज हर घर में कोई ना कोई हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से फंसा हुआ है। हमारे दिमाग में एक बात ये आती है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। आई एम श्योर आप लोगों के दिमाग में भी इससे मुताल्लिक कई सवाल आते होंगे। मैम, योग में हाई ब्लड प्रेशर की क्या परिभाषा है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कार्यक्रम के लिए बहुत ही अहम है। इस सवाल का मैं जवाब दूं इससे कहीं बेहतर होगा कि योगाचार्य बीके सायंगर से आप स्वयं ही पूछ लें। The problem is like a scorpion when the scorpion bites, what happens to the person? So the intellectual behavioral pattern is like a scorpion bite, and that's how the high blood pressure increases. It may be, you can take it in the objective world or the subjective world. You know, there are so many things which we can go on can explain, but this is the character that they are restless inside. 100% they are restless, 100% irritable. So irritability is the first sign of high blood pressure. But they think that's my nature, and that's where they fail. So there are asanas where the brain, what we call the shunyavastha, state of void. So I create void in the brain in certain asanas. So naturally the brain get rested and the pressure comes down automatically. तो इस प्रकार आपने देखा कि योग में ये माना जाता है कि इंसान का जो स्वभाव है उससे बहुत कुछ पता चलता है। अगर जिस भी इंसान को ब्लड प्रेशर है उसके स्वभाव को देखा जाए तो अधिकतर ये पाया जाएगा कि वो इरिटेबल है, यानी उसको गुस्सा जल्दी आ जाता है। वैसे इस बीमारी की कई वजह हो सकती हैं। अब आपने जबकि ये सुन लिया कि योग में इसकी क्या परिभाषा है, और कोई सवाल पूछना चाहते हो तो निसंकोच पूछिए। हाई ब्लड प्रेशर होने के क्या कारण हैं? हाई ब्लड प्रेशर के क्या कारण हैं जानने के लिए अच्छा होगा कि हम क्यों न किसी डॉक्टर से मिलें, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि ये बात जो हम आपसे कह रहे हैं वो एक डॉक्टर भी मानते हैं। तो चलिए हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे डॉक्टर कृष्णा रमन से जो न केवल डॉक्टर हैं बल्कि योगाभ्यासी भी हैं। इसके अलावा उन्होंने श्री बीके सायंगर की विधि पर अपनी कुछ रिसर्च भी की है।
तो चलिए इस प्रश्न का सीधा जवाब लेते हैं श्री कृष्णा रमन से। High blood pressure can be classified as primary or secondary. This primary component is what we label as essential hypertension, where apparently we do not know the cause, but actually the cause is from the mind, which particularly means unhealthy lifestyles, going to sleep at the wrong time, getting up very late, in total a disorderly lifestyle. This is the main cause of essential hypertension. Apart from that, we have a host of causes, a score of causes of secondary hypertension. Could be due to a liver problem, could be a renal failure, could be a drug-induced hypertension, and so on. Could be a hyperthyroid problem, a hyperthyroid problem, could be excessive secretion of cortisol, and there are many other causes. But essential hypertension is the most easy to treat, and the physician's monitoring is very essential in this situation to make sure the blood pressure is coming down. And we have a variety of drugs in Western medicine. Now, alongside, there is enough research to show that the addition of dynamic exercise or any kind of exercise regimen is very beneficial for hypertensive patients. In fact, research has shown that if a controlled hypertensive patient walks on a treadmill, for example, the blood pressure even starts falling down even before the subjects stop exercising. But yoga is totally different from other exercises. Yogic poses tend to work by one principal mechanism in the treatment of essential hypertension. They may not be very effective in reducing the blood pressure in secondary hypertension, but in primary hypertension, the principal mechanism is through the nerves. By relaxing the nerves, the arterial tone is reduced. And therefore, each group of asanas works on different parts of the body, relaxing those relevant areas, so the regional circulation, the tension reduces in those parts. For example, if you see this simple pose where the body is just cross-legged and bent forward with a bandage on the eyes, this relaxes the frontal brain, and because the spine is above the heart and the heart is at a lower level, the blood pressure reduces, just like you lie down. But when you lie down, the blood pressure doesn't reduce because of certain geometric proportions. In this particular pose, there's a geometric change in the relationship between the heart and the spine, and the dorsal spine particularly, and therefore there's a soothing of the heart rate and the tension reduces. Viparita Karani, for example, where the body is rested on the wall and the patient rests down completely, reduces the vasculature, the tension in the vasculature of the legs. It also reduces the tension in the arterial flow in the abdomen and the heart. So as a result of this reduction in muscular tension, the overall systemic blood pressure could reduce. But what is more important is that the patient feels comfortable in every asana, and as a result of the psychological comfort, the physical discomfort also reduces, and the pressure starts reducing. डॉक्टर कृष्णा रमन ने बड़े आसान तरीके से ये बात स्पष्ट कर दी कि ज़्यादातर ब्लड प्रेशर होने की खास वजह है अनियमित जीवन व्यतीत करना, यानी वही बात जिससे हमने कार्यक्रम की शुरुआत की कि यम नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी है। हम ब्लड प्रेशर में सबसे पहले, जैसे कि डॉक्टर कृष्णा रमन ने भी कहा, पेशेंट को रिलैक्स करते हैं। गुरुजी ने भी यही बात कही थी कि माइंड की शून्यावस्था लाते हैं। आपने देखा डॉक्टर कृष्णा रमन ने भी योग को सर्वोपरि एक्सरसाइजेस बताया है, क्योंकि इसमें हम नेचुरल पोस्चर के द्वारा किसी पेशेंट को रिलैक्स करते हैं और ये रिलैक्सेशन परमानेंट है। तो चलिए हम आपको कुछ आसन जो सरल, इतने सरल कि आप घर में खुद कर सकें, सिखाते हैं और आप इनके द्वारा अपनी बीमारी पर काबू पा सकते हैं। सबसे पहला आसन जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं वो है शवासन। ये वो विधि है जिससे आप घर में स्वयं कर सकते हैं। आप 2 गाव तकिया लेंगे, उन गाव तकियों को एक के ऊपर एक सीढ़ीदार स्ट्रक्चर में तैयार करेंगे और उसके पीछे एक ब्लैंकेट रखेंगे। इसी पोस्चर को बीकेएस आयंगर की बनाई हुई एक बेंच के द्वारा भी किया जा सकता है। दोनों के इफेक्ट एक ही जैसे होंगे। इस बेंच को हम अपनी भाषा में सिंहासन बेंच कहते हैं। इस पे आप एक ब्लैंकेट लगाएंगे और इसके सामने आप दंडासन में बैठेंगे। जब हम कहते हैं कि आप दंडासन में बैठते हैं, इसका मायने यह है कि आपका धड़ आपके पैर के 90 डिग्री पर है, पैर एकदम खिंचे हुए टाइट हैं। आप देखिए पैर की शिन बोन बिल्कुल टाइट, घुटने टाइट, फ्रंटल थाइज एकदम टाइट, पैर की उंगलियां छत की ओर हैं, पंजे खिंचे हुए हैं, आपका सीना एकदम तना हुआ है। सांस लेते हुए आप रीढ़ की हड्डी को उठाते हैं। ऐसी अवस्था में आने के बाद आप एक एक कोहनी मोड़कर, पहले दाईं और फिर बाईं, आप
इस स्ट्रक्चर के ऊपर लेटते हैं। अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि इस अवस्था में हमने एक ब्लैंकेट रखा है जो गर्दन को रेस्ट देने के लिए है। इसके अलावा इस तरीके से लेटकर शवासन करने में आप अगर देखें, इनका सीना कितने अच्छे तरीके से खुला है। ब्लड सप्लाई, जो रुधिर का संचार है हृदय की ओर, वो बहुत ही नॉर्मल, नेचुरल है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, सांस लेने में कोई जोर नहीं है। ऐसी अवस्था में आप आंख बंद करके 5 मिनट तक आराम कर सकते हैं और अपने अभ्यास को रोज ऐसे ही शुरू करें। पैर ढीले छोड़ दिए गए हैं जैसे कि आप आम लेटते समय रखते हैं। उठने के लिए भी इसमें एक अंदाज है। इसके लिए आप पहले धीरे से आंख खोलेंगे, आंखें कभी झटके से नहीं खोलिए ताकि कोई टेंशन ना हो, और एक एक करके हाथ आप अपने सीने पर लाएंगे। कुछ सेकंड तक इस तरह से लेटे रहने के बाद आप हाथों को नीचे रखेंगे, उनके सहारे से सीने को और फोरहेड यानी माथे को उठाते हुए आप सीधे बैठेंगे। फिर थोड़ी देर आराम के लिए आप अलथी पलथी मार के या सिंपल लूज क्रॉस लेग में भी बैठ सकते हैं। इसके बाद जो हम आपको आसन दिखाने जा रहे हैं उसका नाम है उत्तानासन। ये भी एक ऐसा आसन है जो आपके टेंशन को तुरंत रिलीज करता है और आप इसको बड़ी आसानी से अपने घर पे या कहीं और जहां आप ट्रैवल कर रहे हैं कर सकते हैं। सिर्फ आपको अंदाजा होना चाहिए कि कैसे ये आसन सही ढंग से किया जाए। इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, एक चाहिए छोटा सा मेज और उसके ऊपर उतनी हाइट जो आपके ऊपर निर्भर करती है। अगर इनकी कमर टाइट है या पैर की मसल्स टाइट हैं, ये ज्यादा झुक नहीं सकते, तो हम इस पे हाइट बढ़ाएंगे या ऊंचा स्टूल ले लीजिए, वरना हाइट के मुताबिक एक ऐसा स्टूल, उसके ऊपर कुछ ऊंचाई और उसके सामने आप 1 फुट या 1.5 फुट की दूरी पर खड़े हो जाएं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके पंजे यानी पैर की उंगलियां अंदर की ओर मुड़ी रहेंगी, एड़ी बाहर और पंजे अंदर। फिर आप स्ट्रेट खड़े होंगे और हाथ सर के ऊपर ले जाएंगे। इस तरीके से आप अपने शरीर की साइड ट्रंक यानी साइड के हिस्से का अच्छा विस्तार करते हैं। सांस छोड़ते हुए आप आगे की ओर आएंगे और अपना माथा इस तकिए के ऊपर रेस्ट करें। इस तरीके से जब आप खड़े होते हैं तो आपका ध्यान दीजिए कि फोरहेड इस तकिए के ऊपर रखा हुआ है, सारा प्रेशर इनका डाउन होता है, प्लस दिमाग इतना शांत हो जाता है कि वो जो अवस्था गुरुजी ने कही कि शून्यावस्था में हम दिमाग को लाते हैं वो उत्पन्न होती है। तो इनिशियली जब कोई एक पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर का है और बहुत टेंस है, उसके लिए आसनों की शुरुआत ऐसी होगी कि उसका दिमाग पहले ठंडा किया जाए। फिर एक्टिव पोजेस भी होती हैं, मगर हम आपको आज वो पोस्चर्स दिखा रहे हैं जिनसे आप टेंशन फ्री जल्दी हो जाएं। उठने का भी एक अंदाज है, आप सांस लेंगे और धीरे धीरे हाथ ऊपर लाएंगे। फिर फोरहेड पकड़ लीजिए, इस मेज को पकड़ सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपको डर लग रहा है तो ऐसे इसको छूते हुए, और फिर फोरहेड और चेस्ट उठाते हुए आप हाथ ऊपर लाएंगे, फिर हाथ नीचे। अब जो हम आपको आसन दिखाने जा रहे हैं उस आसन का नाम है सुखासन। उसके लिए भी आपको कुछ ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। एक ब्लैंकेट या 2 ब्लैंकेट और एक तकिया, गाव तकिया, सब निर्भर करता है कि आपके शरीर की बनावट कैसी है। सबसे पहले आप दंडासन में बैठेंगे। दंडासन यानी आपके पैर बिल्कुल सीधे, टाइट खिंचे हुए, पैर के पंजे, उसके आर्चेस, उसकी हील एकदम टाइट। पैर की उंगलियां हमेशा छत की ओर रहेंगी, कभी ढीली नहीं रहेंगी। शिन बोन, नीज, थाइज एब्सोल्युटली टाइट, मूविंग टुवर्ड्स द फ्लोर। यह ख्याल रहना चाहिए क्योंकि यही इस पोस्चर की शुरुआत है। हाथ आपके साइड में रहेंगे, आप उनको इन्वर्टेड कप शेप फिंगर्स बना के दबाते हुए साइड ट्रंक को उठाएंगे। सांस लीजिए और रीढ़ की हड्डी उठाइए। फिर आप दाएं पैर को बाएं जांघ के नीचे रखिए और बाएं पैर को दाएं जांघ के नीचे रखिए। इस प्रकार आप सुखासन या सिंपल लूज क्रॉस लेग जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं उसमें आप बैठ जाते हैं। उसके बाद आप एक तकिए को आगे रख लीजिए, इसको और आगे पुल कीजिए अपने पेट की ओर, अच्छे से दर्शकों को दिखना चाहिए। बिल्कुल पेट के पास ले जाइए जी, और ये ब्लैंकेट यहाँ, और आप इसके सहारे से हाथ उठाइए, इसके सहारे को लेते हुए ताकि आपकी पीठ पर कोई भी स्ट्रेन ना आए। आगे बढ़िए और अपने माथे को इस ब्लैंकेट के ऊपर रखिए। इससे माइंड की वो स्टेट आती है जो मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले कहा, जिसे शून्यावस्था कहते हैं, और आपकी पूरा शरीर बहुत ही रिलैक्स्ड पोस्चर में रहता है। तो ये एक ऐसा ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर है जो हर ऑर्गन से टेंशन हटाता है, और यही फर्क है एक आम एक्सरसाइज और योगासनों में। उठने के लिए आप धीरे से
सांस लेते हुए हाथ को ऊपर उठाएंगे, हाथ ऊपर ले जाइए सर के और चेहरा भी ऊपर उठाइए और फिर आप हाथ नीचे लाएंगे और सिंपल लूज क्रॉस लेग में आप बैठे हुए हैं। इसके बाद जो हम अब आपको आसन दिखाने जा रहे हैं उस आसन का नाम है जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन में भी जो शरीर का मूवमेंट है वो तो फॉरवर्ड बेंड ही है, मगर आप देखेंगे कि थोड़े से स्ट्रक्चरल ज्योमेट्रिकल चेंज से कितना ज्यादा फर्क पड़ता है। दंडासन में एक बार बैठ जाने के बाद आप अपना दायां पैर मोड़ेंगे और ध्यान देने वाली बात यह है कि दाएं पैर की एड़ी बाएं पैर के ग्रोइन को टच करे। ये ना हो कि आपका पूरा सोल थाई के नीचे आ जाए, तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रहे कि दाईं एड़ी बाएं ग्रोइन को टच कर रही है, आपका एक पैर मुड़ा हुआ है और एक सीधा है। इसके बाद जो भी हम एडजस्टमेंट आपको दिखा रहे हैं ये फिर निर्भर करते हैं कि आपका शरीर कितना ज्यादा स्टिफ है या कितना ज्यादा सपल है। अपनी सामर्थ्य के हिसाब से इन्होंने एक बोल्स्टर और उसके ऊपर एक ब्लैंकेट रखा है। हाथ ऊपर खींचिए और अपनी साइड ट्रंक को एक्सटेंड कीजिए। एक बार जब साइड ट्रंक एक्सटेंड हो जाए अच्छे से तो थोड़ा शरीर को आप दाएं से बाएं ओर घुमाइए, यानी जो लोअर एब्डोमेन का हिस्सा है उसको हाथ तानते हुए थोड़ा दाएं से बाएं घुमाइए ताकि आपकी स्पाइन का रोटेशन जाने से पहले ही शुरू हो जाए। सांस छोड़ते हुए चिन और चेस्ट आगे लाते हुए आप अपना माथा यानी फोरहेड इस ब्लैंकेट के ऊपर रखेंगे। हाथ से आपने अपने पैर के दोनों हिस्से पकड़ रखे हैं, मगर ये जरूरी नहीं कि हर इंसान इतना आगे झुक सके, तो उसके लिए मैं दिव्या से दरखास्त करूंगी कि एक बेल्ट लेके यहाँ आए और आपको दिखाऊंगी कि कैसे अगर आप बहुत स्टिफ हैं, आपके हाथ नहीं पहुंचते, तो क्या इसके उपाय और हो सकते हैं। एक बार आप ये बेल्ट पकड़ के भी हमारे दर्शकों को दिखाइए कि अगर आप स्टिफ हैं तो एक तो ब्लैंकेट और बढ़ा दीजिए दिव्या। आप यहाँ पे ब्लैंकेट की हाइट बढ़ा सकते हैं या दूसरा बोल्स्टर रख सकते हैं और ये बेल्ट इस पंजे के चारों ओर आप बैठा सकते हैं। फिर आप चिन और चेस्ट ऊपर करेंगे जैसे आप गए थे पोज में और एल्बोज को फ्लेक्स करते हुए यानी मोड़ते हुए नीचे की ओर फोरहेड लाएंगे। ऐसा करने से आप देखिए चौड़ान यानी एक्सपेंशन बढ़ाते हैं पीठ का। फिर यहाँ वही बात है कि आप नोटिस करिए कि हार्ट जो है वो स्पाइन के नीचे है। जितने आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं उनको एक बहुत ही जेंटल मसाज होता है तो उससे उनका टेंशन जाता है। आपका दिमाग एकदम रेस्ट कर रहा है, फोरहेड क्योंकि रेस्टेड है, तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर का नीचे जाना तय है। उठने के लिए भी इसमें एक खास अंदाज है। इसके लिए आप सबसे पहले बेल्ट को ढीला छोड़ेंगे, जिस तरह से आपके हाथ ढीले होते जाते हैं, फिर चिन और चेस्ट उठाते हुए आप सीधी अवस्था में आ जाएंगे। यही आसन दूसरे पैर से भी करना जरूरी है। ये ध्यान रहे कि अगर आप दाएं साइड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाएं का भी, क्योंकि बॉडी जो है बायलैटरल सिमेट्रिकल है। इसके बाद जो हम आपको आसन दिखाने जा रहे हैं उस आसन का नाम है पश्चिमोत्तानासन। उसकी शुरुआत भी दंडासन से ही होगी। आप दंडासन में बैठेंगे। पश्चिमोत्तानासन में अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोग काफी स्टिफ हैं, तो हम ये राय देते हैं कि पैर थोड़ा खोल लीजिए, वरना बगैर पैर खोले भी ये आसन हो सकता है। कोई 1 से 1.25 फुट के करीबन पैर अपनी स्टिफनेस के मुताबिक आप खोल लीजिए ताकि कोई टेंशन ना रहे। और फिर दिव्या इनके शिन बोन पे एक बोल्स्टर और 2 ब्लैंकेट। फिर वही कि आपकी जितनी सामर्थ्य हो, जितनी टाइटनेस आपको हो, उसके अंदाज से आप इस हाइट को बढ़ा लीजिए या घटा लीजिए। और एक बेल्ट तैयार रखिए साथ में। हाथ को फिर सिर के ऊपर ले जाइए, सांस लेते हुए बिल्कुल शरीर सीधा और टाइट। उसके बाद आप सांस छोड़ते हुए हाथ को आगे लाएंगे। साइड ट्रंक, साइड चेस्ट जो एक्सटेंडेड है उसको ढीला मत छोड़िए और फोरहेड को इस पे टिकाइए। इन्होंने बड़ी आसानी से हाथ पकड़ रखा है, हाथ से पकड़ रखा है अपने पैर को, लेकिन अगर आपके लिए थोड़ा टाइट हो तो एक बेल्ट दिव्या इनके चारों ओर इस पैर पे लगा दीजिए आप साइड से। वो लगा के आप एल्बोज को फ्लेक्स करेंगे ताकि कोई भी टेंशन ना रहे। जी हाँ, ऐसे दोनों पंजों की ओर लगा के एल्बोज आप फ्लेक्स कीजिए तो एक अद्भुत रिलैक्सेशन आपके गर्दन के नीचे होता है। और अक्सर जब टेंशन होता है तो गर्दन का बेस, गले का बेस या सीना टाइट होने लगता है। इस अवस्था में आप शुरुआत जैसे मैंने कहा कुछ सेकंड से करके फिर 2.5 से 3 मिनट या 5 मिनट भी रह सकते हैं। उठने के लिए आप इसमें फिर से बेल्ट को जो पकड़ा उसकी पकड़ ढीली कीजिए, चिन और चेस्ट ऊपर उठाइए और एक बार फिर से ये बेल्ट छोड़ दीजिए,
एक बार फिर से आप दंडासन में बैठ जाएंगे। इसके बाद हम जो आपको आसन दिखाने जा रहे हैं उस आसन का नाम है विपरीत करनी। हम उस आसन को स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे और बतलाएंगे कि आप उसे स्वयं घर पे कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं विपरीत करनी। तो आपके घर में अगर कोई ग्रिल हो तो उसके सामने थोड़ा सपोर्ट के लिए 1 या 2 ब्रिक लगा लें। फिर उसके आगे एक पतला लंबा ब्लैंकेट कोई 6 इंच की दूरी पर रख लें। उसके ऊपर एक बोल्स्टर जो थोड़ा टिल्ट किया हो, ग्रिल की ओर टिल्ट किया हुआ हो, और उसके ऊपर एक पतली तकिया, वो भी टिल्ट की हुई ग्रिल की ओर हो। इसके पश्चात आप एक सिर के लिए, सिरहाने के लिए एक ब्लैंकेट रख लें और फिर साइड में बैठ जाएं। ग्रिल इसलिए हमें जरूरत है कि वहां आप कोई रस्सी टांग सकते हैं जिससे पकड़ के आप पैरों को ऊपर ग्रिल के सहारे कर सकते हैं। ख्याल रहे कि आपकी बटक्स ग्रिल को बिल्कुल टच करनी चाहिए, वरना आप ये रोप पकड़ के देखिए मधु कैसे खिसक रही हैं। ऐसे खिसक के अपने को एडजस्ट करेंगे। जैसे कि कृष्णा रामन ने बताया कि इसमें पैर का सारा जो टेंशन है, वेस्कुलेचर जो सप्लाई है वो बढ़ जाता है और जो आपके टेंशन को रिलीज करता है। उतरने के लिए आप फिर अपने पैर से ऐसे धक्का देंगे, दाईं ओर करवट लेंगे और फिर धीरे से उठ जाएंगे। मेरी उम्र 17 साल है। मुझे हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है। मैंने सुना है इतनी छोटी उम्र में हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता, तो फिर मुझे यह शिकायत क्यों है? क्या अच्छा हो कि हम इस सवाल का जवाब सीधे गुरुजी से ही मांग लें। When the person is highly stung, the future generations also get the same quality of the parents. Tension in the brain, tension in the nerves. It happens. So, first of all, age is immaterial. The moment you put the age, that means you have brought a barrier not to do anything. So you create a barrier. But as I said, art of relaxation is quite different. So how to relax the brain in Shavasana and how to rejuvenate the arteries in certain asanas, if they are coordinated, naturally the pressure comes down. For example, if I take a patient and put in one asana for 2 minutes, the brain becomes cool. I never tell them keep yourself cool. So the moment the brain becomes cool, that is the indication that the pressure also has come down. We have to begin from a scratch. So he should be start at a scratch, but if he jumps, there is no chance. Regarding this young boy, definitely he should take to yoga seriously. Yeah, the beginning has to be made. It's no question jumping for the relief. You have not started. Why are you asking for relief? Is my question. गुरुजी का भी यही विचार है कि बीमारी उम्र का लिहाज नहीं करती। काफी संभव है कि आपको ये बीमारी आनुवांशिक हो, यानी आपने इनहेरिट की हो। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि आपको कई और वजह हों, चिंताएं हों, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो गया हो। जरूरत इस बात की है कि आप योगाभ्यास की शुरुआत तो करिए। आज हम लोगों ने हाई ब्लड प्रेशर के बारे में काफी जानकारी इकट्ठी कर ली, पर कितना अच्छा हो कि हम किसी ऐसे इंसान से आज मिल लें जिसको पहले हाई ब्लड प्रेशर रहा हो, मगर अब क्योंकि वो योगाभ्यासी हो गए हैं तो उनमें कितने बदलाव आए हैं उन्हीं से सुन लें। तो चलिए मोरेश्वर जोशी से मिलते हैं, उनकी कहानी उनकी जुबानी सुनने के लिए। मेरा काम का स्वरूप ऐसा है कि मुझे रात देर तक काम करना पड़ता है। जब मेरे रूटीन में काम में जब रूटीन था वो इतनी तकलीफ नहीं थी। जब रूटीन बदल गया और रात देर तक काम करना पड़ा तो ये तकलीफ कब बढ़ गई मुझे मालूम ही नहीं। मुझे तकलीफ शुरू हो गई और 2 बरस के बाद ध्यान में आ गया कि मेरे डॉक्टर फ्रेंड ने बताया कि मुझे बीपी की तकलीफ है और ज़्यादा है। मैं एक बार अयंगार गुरुजी के यहाँ गया तो गुरुजी मुझे बोले कि अरे तुम्हें तकलीफ ज़्यादा है, गिनना मत कितनी है, तुम यदि यहाँ आओ और मैं दुरुस्त करता हूँ। और वहाँ जो सिंहासन बॉक्स रहता है उस पर मुझे उन्होंने बिठाया। मुझे मालूम नहीं उसके पहले कितने तक मुझे नींद थी। उस बॉक्स पर बिठाने के बाद
बहुत 10, 12, 15, 20 सेकंड में मुझे नींद आ गई और मुझे लगा यहाँ मेरा क्योर है। और वहाँ से मैंने जो शुरू किया, मेडिकली क्या ट्रांसफ़र हो गया और ट्रांसफॉर्म हो गया मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक बात हुई कि मेरा काम जब 3 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 4 घंटे इतना तक कम आया था, तो फिर आई कुड गो अप टू 12 घंटे, 13 घंटे। आज मैं उतना काम कर रहा हूँ। मेरा काम का स्वभाव विविध है, 3-4 प्रकार के हैं, तो एक में दूसरे जाने में थोड़ा एक्सर्शन होता है। आई कैन वर्क टुडे नाउ। मुझे मालूम नहीं है कितना क्योर हो गया है, 100% मेरे ख्याल से नहीं होगा, लेकिन बहुत क्योर है, बहुत क्योर है। और मैं आजकल फ्रेश लग रहा हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, 1-2 घंटा मैं हार्ड वर्क कर सकता हूँ, लेट नाइट तक मैं काम कर सकता हूँ। ये पूरा जो मिराकल है, वो मिराकल वो अयंगार सिस्टम ऑफ योगा जिसको हम कहें, उससे ये हो गई है। जिसको हाई बीपी है उसने क्या करना चाहिए, इस पर अयंगार गुरुजी ने जो विचार किया है वो इतना मूलभूत और इतना गहरा है कि समझो जिसका बीपी है उसका हार्ट कितना वीक हो सकता है। वो हार्ट अटैक बन गया है, वो एक्सरसाइज मुझे वो नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ बीपी शुरू हो गया है। और जो आदमी काम कर रहा है, पेशेंट जैसे ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन नॉर्मल से थोड़ा समझो स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। पहले से भी नींद कभी कम थी, आज उतनी नहीं है जितना नॉर्मल आदमी लेता है, लेकिन नींद शांत है, नींद शांत है, और जितनी है उसमें मुझे प्रसन्नता है। ये तो बदल है, और ये जो करेगा वो एक्सपीरियंस करेगा। तो आपने देखा, मोरेश्वर जोशी भी ये मानते हैं कि जो अभ्यास करेगा वही इस फल का स्वाद चख सकेगा। ये संभव है कि आपका ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए, हाई ब्लड प्रेशर खत्म ना हो, लेकिन आपने देखा कि इससे जुड़ी हुई जो भी कुछ आपको नुकसान होते हैं, जैसे शरीर में शिथिलता आना, चिड़चिड़ापन या स्ट्रेस, वो आसनों के द्वारा कितनी आसानी से दूर किए जा सकते हैं। इतना ही कहूंगी कि कोई गम जिंदगी से बड़ा नहीं, वही हारा जो लड़ा नहीं। कम से कम शुरुआत तो कीजिए। हमारे पास तमाम खताएं, जिसकी वजह से हमने ये निर्णय लिया कि अगले सप्ताह हम आपको थायराइड की बीमारी के बारे में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि योगासनों के द्वारा आप इस पर कैसे काबू पा सकते हैं। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, मगर जाने से पहले हमारा पता नोट करना मत भूलिएगा। नमस्कार। ये योग है, संयोग है, आरोग्य ही योग है। ना भटके मन, ना सोए तन, काज यही इस तप का। 8 कदम की सीढ़ी चढ़कर